एमसीक्यूज का शुभारंभ करेंगे। पढ़ाने का जितना भी तरीका है उसमें सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब थ्योरी वाइज चैप्टर वाइज किसी सब्जेक्ट को कवर करते हैं तो उसमें नेसेसरी चीज़ पढ़ना होता है, साथ में अननेसेसरी चीज़ को भी बताना पड़ जाता है। लेकिन एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एमसीक्यूज डायरेक्ट जहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते एग्जाम में वो आपको सिखा देगा। उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो अननेसेसरी नहीं रहेगा, जो एकदम काम का चीज़ है वही, क्योंकि ऐसी आलसी हूँ मैं, लिखना लिखना पसंद नहीं है, तो जो लिख दिया वो बहुत काम का है, समझ लो। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा स्लो शुरुआत करेंगे, 10 ही क्वेश्चन करेंगे, आधे घंटे में कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो। लिखते चलोगे तो फायदे में रहोगे, लिखते चलना। ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूँ खास करके। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिशियस सॉफ्टवेयर, जो निष्पादन पर अपना कोड चलाता है और अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करता है। बता पाएंगे क्या? हाँ, स्पाईवेयर। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेलवेयर प्रोग्राम है ना वो वायरस है, इसलिए स्पाईवेयर को आंसर ना लेके किसको आंसर लिया है? वायरस को लिया है। अपना खुद अपने आप को क्या कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, मेलवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं? मालवेयर या मेलवेयर जो बोलना चाहो, मेलवेयर प्रोग्राम हिंदी में इसको वैसे ही याद रख लेना, मालवेयर प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए, कंप्यूटर की जानकारी को नुकसान पहुंचाए, आपकी जानकारी को चुराने का प्रयास करे, वो सारे के सारे कैसे हैं? मालवेयर प्रोग्राम। मालवेयर प्रोग्राम में क्या क्या आता है? तो वायरस आता है, एक आता है वायरस, एक स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म। ठीक है, वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, इतने सारे मालवेयर प्रोग्राम है, दूषित प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी जानकारी को नुकसान पहुंचाते हैं। समझ आ रही बात? तो इसको आपको याद रखना है, वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, ये सब क्या है? मालवेयर प्रोग्राम है। हम लोग ज़्यादातर वायरस पे फोकस करते हैं। ठीक है, वायरस प्रसिद्ध हो गया। वायरस क्या है बोले तो ये भी एक कोड है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है? वायरस भी क्या है अगर पूछा जाए तो एक कोड है या प्रोग्राम है, कोड प्रोग्राम। कभी वो दोनों ना देखे सॉफ्टवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर सही टर्मिनोलॉजी नहीं रहेगा, बट ठीक है, कोड या प्रोग्राम है। वायरस भी, उसकी भी कोडिंग की जाती है, कोई अपने आप से उत्पन्न नहीं हो जाता वायरस। ठीक है, उसकी भी कोडिंग की जाती है, प्रोग्राम की जाती है। और ध्यान रखना, एंटीवायरस भी उसी वायरस को पकड़ पाता है जिसके लिए पहले से कोडिंग की गई। जैसे अचानक से कोरोना आया, उसका इलाज मिल पाया क्या? नहीं मिल पाया, कि उसका एंटीडोट तैयारी नहीं हुआ था। लेकिन सर्दी बुखार थोड़ा बहुत ये सब ठीक हो जाता है, क्यों? पहले से बीमारी का पता है, उसकी दवाई खोजी जा चुकी है, ठीक कर लेते हैं। तो वायरस, एंटीवायरस भी वैसा ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? वायरस हो गया। कुछ और शब्द देख लेते हैं। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर जासूसी करने के लिए, जैसे मान के चलो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, आप कीबोर्ड में क्या टाइप कर रहे हो वो समझ आ जाएगा, वो याद आ जाएगा। कोई पासवर्ड जानना है कि आप क्या पासवर्ड लिखे हो, स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है, कीबोर्ड में आपने टाइप किया, वो जानकारी दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो की लॉगिंग, की लॉगर स्पाईवेयर का उदाहरण है। ठीक, समझ आ रही बात? स्पाईवेयर नाम से क्लियर है, जासूसी करने के लिए। स्पैम क्या होता है? स्पैम ये होता है अनवांटेड मैसेजेस, अवांछित संदेश, अनवांटेड मैसेजेस, ये सब स्पैम कहलाता है। जैसे बहुत सारे आपको स्पैम ईमेल्स आए होंगे, ये ईमेल में स्पैम में दिख रहा हूँ दुनिया भर का, निप्पन इंडिया एमएफ, डाइना बुजो, रेड बस, ये सारे के सारे क्या है? स्पैम। स्पैम का सीधा साधा अर्थ पूछे अनवांटेड मैसेज, हो सकता है जो आपके लिए स्पैम हो मेरे लिए ना हो। मान के चलो जैसे इसमें कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, आपके काम का नहीं है, हो सकता है मेरे काम का हो, तो मेरे लिए वो स्पैम नहीं रहेगा। तो जो भी अवांछित चीजें हैं क्या है? स्पैम, अनवांटेड मैसेजेस। एडवेयर, जैसे ये अनवांटेड मैसेज था, ये अनवांटेड एड है, अनवांटेड एड। यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, शुरुआत में आ जा रहा है अनुसरण जो पहली बार देख रहा हो उसके लिए ठीक है भाई, वांटेड है, और जो बार बार देख देख के बोर हो गया उसके लिए तो क्या हो गया? अनवांटेड। तो एडवेयर एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है,
जो ऐड जनरेट करता है और वही वही ऐड दिखाए बार बार, जो आपको काम करनी है, जो आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आने वाले क्वेश्चन, किस लिए बोला आज का क्वेश्चन सिर्फ 10 कराएगा, शुरुआत के 50 60 70 80 क्वेश्चंस में जितने एक्सप्लेनेशन देने होंगे ना दे डाले रहूँगा, फिर बाद के क्वेश्चंस में थोड़ा कम समय लगेगा। ये पहले क्वेश्चन में इतना समय लगा, ठीक समझ आया? क्लियर इतना? मतलब ठीक है, ये सबको याद रखना ना, लिख लिख के। जितना हरिराम पटेल की किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। उन प्रोग्राम का संग्रह क्या है जो डेटाबेस संरचना को मैनेज करता है और डेटाबेस में संग्रहित डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करता है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर? ऑप्शन से ही समझ गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस से अभी तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा था व्यापम में, लेकिन हाल फिलहाल में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एक एग्जाम हुआ 2023 में, उसमें 3 क्वेश्चन डीबीएमएस से उठा के पूछ दिए। तो इसलिए डीबीएमएस समझना जरूरी है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था उससे इर्द गिर्द मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। जैसे देखो, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं सब मैं इधर बता दे रहा हूँ। मेरे पास एप्लीकेशन में लगभग 50,000 डाउनलोड्स हैं, 50,000 यूजर्स हैं। अब उनका डायरेक्ट ऐसी लाइन से दे दिया जाए, हाँ इतने यूजर्स इतने डाउनलोड्स ये नाम है, बस उतना दे के खत्म कर दिया जाए, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो, तो मेरे लिए उस डेटा को एक्सेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हमारा जो ऐप है वो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करके एक बहुत बढ़िया डेटा प्रोवाइड कर देता है। कैसे डेटा? जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन कोर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं सबका डेटा मिले, और वो बढ़िया, जैसे एक्सेल सीट होता है ना, आप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज नहीं किए होंगे लेकिन एक्सेल जरूर यूज किए होंगे। एक्सेल डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी समझने में आसानी होगी आपको। एक्सेल सीट मान लो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ एक्सेल सीट जैसे। अब एक्सेल सीट अगर कोई पीजीडी से किया होगा, बनवाया नहीं होगा, तो कभी न कभी एक्सेल में काम किया होगा। तो मान के चलो, देखो मेरा ऑनलाइन कोर्स का डिटेल कैसे है, समझना एक एक चीज को। ये सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे दिया, कौन कौन से नेम, ये बैठे हुए निधि, रिद्धि, सिद्धि, चांदनी, ऐसे ABCD ऐसे करके बहुत सारे नाम हो गए, ये स्टूडेंट के नाम। लेकिन भैया अब निधि, बहुत सारी निधि हो सकती है। इधर एक ठोक अगर प्रियंका करके ढूंढूं तो 50-60 प्रियंका है, कौन सी प्रियंका मालूम नहीं। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे निधि हो सकते हैं, बहुत सारे रिद्धि हो सकते हैं। तो सभी को क्या दे दिया? एक आईडी दे दिए, स्टूडेंट आईडी 001 002 ऐसे कोई भी रैंडम आईडी दे दिए। ठीक, ये कौन से कोर्स में है, कौन से कोर्स में, उसकी जानकारी हो गई, फुल सीजे बाबा, हॉस्टल वार्डन, सहकारिता सेक्टर, मतलब ठीक है। ज्वाइनिंग डेट कब था, एक्सपायरी डेट कब है, एसेट्रा एसेट्रा, कोई रिमार्क, ये पूरी प्रॉपर जानकारी हो गई। तो खाली वो जो शुरुआत का डेटा था, ये लो भैया 50,000 का डिटेल, 50,000 नंबर, तो वो एक अव्यवस्थित डेटा था। लेकिन व्यवस्थित डेटा का समूह क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटाबेस। और जो ये डेटाबेस को मैनेज करने, क्रिएट करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसको क्या बोलते हैं? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी सी बात समझ आई? खाली 50,000 का ऐप डाउनलोड और सिर्फ डेटा है, लेकिन ये क्या है? डेटा बेस है, व्यवस्थित समूह। इतनी सी बात समझ आई? चलो ठीक है। उसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे वो बता रहा हूँ, अब ध्यान देना। ये इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग आमतौर पे इसको कॉलम बोलते हैं, ये कॉलम है नहीं, स्तंभ, और ये वाला रो। तो ध्यान रखिएगा, डीबीएमएस में कॉलम को क्या बोला जाता है? फील्ड। क्या बोला जाता है? फील्ड। एक और टर्म है इसके लिए, एट्रीब्यूट, इसको इंग्लिश में याद रखना, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट्स। और ध्यान रखना, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या कहलाते हैं? डिग्री। क्या बोला जाता है? डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ऐसे बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, तो डिग्री क्या होगी? 7। समझ आई बात? तो कॉलम कोई फील्ड बोला जाता है, उसी को एट्रीब्यूट बोला जाता है, और नंबर ऑफ कॉलम बराबर क्या है? डिग्री। समझ आई बात? ठीक है। और कभी कभार डेटा का अरेंजमेंट पूछेगा भी, हाँ एक और क्वेश्चन आएगा डेटा का अरेंजमेंट, तो भी आपको समझ आना चाहिए। इसको ध्यान रखना, कॉलम, फील्ड, एट्रीब्यूट एक ही टर्म है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बोला जाता है? डिग्री। मतलब ठीक है। दूसरा,
दूसरा ध्यान रखना, इसको हम लोग रोज बोलते हैं, पंक्तियां। तो ध्यान रखिए, रोज को डीबीएमएस के टर्म में क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड। और एक और नाम है टपल। क्या? टपल। और नंबर ऑफ रोज को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी। टपल, TUPLE, टपल। कपल सुने नहीं वैसी, टपल। ठीक है, रोज, रिकॉर्ड, टपल। और नंबर ऑफ रोज को क्या बोला जाता है? कार्डिनलिटी। इतनी सी बात समझ आई? चलो ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ना, ये रोज और कॉलम का समूह, ये क्या है? फाइल है, एक व्यवस्थित डेटा। अरे खाली ये दे देगा तो क्या करूंगा इसका मैं? ये कोर्स का नाम दे दिया पोस्ट सीजे मास्टर, और वो तो मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन भैया कौन खरीदा है वो भी मालूम रहना चाहिए, कौन से स्टूडेंट उसमें एनरोल है वो भी मालूम चाहिए। तो ये पूरा रोज कॉलम का डिटेल, ये जो पूरा सामने दिख रहा है, ये क्या बुलाते हैं इसको? फाइल। क्या है ये? फाइल। ठीक है, क्या है? फाइल। ये जो ऊपर इसका हेडिंग है ऑनलाइन कोर्स, इसको बोलते हैं फाइल नेम। क्या बोलते हैं? और इसी को डीबीएमएस के भाषा में डोमेन नेम बुलाता है। क्या बुलाता है? डोमेन नेम। समझ आई बात इतनी सी? ठीक है। अब हो सकता है इससे रिलेटेड और भी ऐसी बहुत सारे फाइल्स हों, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फाइल्स हों जो इस डेटा को समझने में मदद करे। जैसे मान के चलो, एक जैसे ये रिद्धि का कोई एक और डेटा है, जो रिद्धि भैया कोर्स भी खरीदी हुई है, कोई टेस्ट सीरीज भी खरीदी है, टेस्ट सीरीज में भी 4-5 खरीदी, सब खरीद लिए जो मिले, तो इससे रिलेटेड ही डेटा हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे फाइल्स का संग्रह, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ये कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट, या डेटाबेस बोलो, डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं, डेटाबेस। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई? तो ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखना, कभी कभार डीबीएस में ऑर्डर वाइज डेटा स्टोरेज को क्रम से जमाने बोल देता है। तो डेटा स्टोरेज का क्रम क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मल मेमोरी में देखते हैं केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, डीबी, ऐसा करके रहता है, बस वैसे ही इसमें मैं आपको बता चुका हूं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, उसके बाद बता रहा हूं। थोड़ा सा नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखना, फील्ड, फिर है रिकॉर्ड, उसके बाद है फाइल्स, उसके बाद डेटाबेस। फील्ड क्या बताया? कॉलम। आसान भाषा में टर्मिनोलॉजीज देखोगे समझ नहीं पाओगे, किताब में जो लिखे रहता है। ठीक है, रिकॉर्ड रोज को बोलते हैं, फाइल ये कॉलम प्लस रोज, हालांकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो, लेकिन आपके समझाने के लिए, खाली कॉलम दोगे क्या, खाली रो दोगे क्या? तो जो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट था, जो डेटा था, वो क्या है? कॉलम प्लस रोज ऐसे लिख दिया हूं, लेकिन आपके समझने के लिए, एक्चुअल में जो पूरा डेटा था सामने, वो फाइल कहलाता है। फिर डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स लिखना, संबंधित फाइल का समूह, स्टोरेज। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, तो ये डेटा स्टोरेज का क्रम है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। जैसे हम लोग एमबी, जीबी, टीबी ऐसे यूज करते हैं, वैसे इसको भी लिखना। इससे पहले अगर पूछ दे तो बीट और कैरेक्टर, इससे पहले भूले भटके पूछ दे तो बीट, कैरेक्टर, तो ये क्रम याद रखिएगा, बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। समझ आई बात? ठीक, इसका आंसर क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा डीबीएमएस का एक चैप्टर पढ़ा दिया आपको काम की। ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, इतना सुंदर राइटिंग आपको समझ नहीं आ पा रहा है, क्या समझ आएगा? ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, समूह, किसका समूह? संबंधित फाइलों का समूह। समझ आई बात? ठीक है, कौन सा हार्डवेयर बताओ इसमें? सर्वर? पक्का? हाँ, चारों नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से सर्वर। एक्चुअल सर्वर क्या है, क्या चीज होता है सर्वर? समझना, मान के चलो आप लोग मेरे से पढ़ने आ रहे हो मैं एक मेन सर्वर हो गया, मैं इनको भी पढ़ा रहा हूँ, इनको भी पढ़ा रहा हूँ, इनको भी पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर की दुनिया में इसी को सर्वर बोल जाता है। मैं सर्विस दे रहा हूँ, सर्वर, हब, नोड, सर्वर। आप मेरे क्या हो गए? क्लाइंट। आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, आप भी ले रहे हो, तो सब मेरे क्लाइंट हो गए, मैं क्या हो गया? सर्वर। कंप्यूटर की दुनिया में इस भाषा को ऐसे ही बुलाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्वर?
तो सर्वर का तात्पर्य वो सॉफ्टवेयर से भी हो गया, हार्डवेयर से भी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क से भी हो गया, जो क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। समझ आई बात? ठीक है, तो सर्वर एक कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो, बोल रहा हूं उसको सुनते सुनते लिख लिया करो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या प्रोग्राम है जो क्लाइंट्स को सर्विस देता है। ठीक है, तो हालांकि वैसे तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बट 4 ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त सर्वर का तात्पर्य हम लोग एक कंप्यूटर से ही मान लिए जो सर्विस दे रहा है, तो वो हार्डवेयर हो गया। क्लियर? साथ ही साथ समझाता हूं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है। लिखिए इतना। अब देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी में और आप भी हिंदी समझते हो, तो मेरी भाषा आप समझ जाओगे, आप कुछ पूछोगे तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन मैं अभी तेलुगु में बोलने लग जाऊं तो आपको समझ आएगा क्या? नहीं समझ आएगा। अब फिर भी समझाना ही चाहिए आपको, नहीं मैं अड़ गया कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा, तेलुगु में पढ़ाऊंगा, पढ़ना है तो पढ़वा सो। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है बताओ? ट्रांसलेटर आवश्यक होगा। एक जन ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको तेलुगु भी आ रहा है, जिसको हिंदी भी आ रहा है। ठीक है, समझे बात? 10th क्लास की बात थी, एक बार एक जन लड़की साउथ इंडियन थी, तो जन साउथ इंडियन मित्र से बोला कुछ ऐसी बात बोल जो खुश हो जाए, वो बोल के समझ गया कैसी बात, उसका तेलुगु में बोला। ठीक है, तो तेलुगु में एक आध दो शब्द बताया, जाके बोल दिया उस लड़की को। उठी और सबसे पहले पूछी कि ये तेरे को कौन बताया? मैं बोला वो बताया। क्या हो गया सर, क्या बोल दिया? जाके 2 झापड़ मार दी उसको। फिर समझ आया कि वो गाली बता दिया। ठीक है, तो जिसको दोनों भाषा समझ आए, है ना। अब देखो, कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज। क्या? मशीन लैंग्वेज, जो किस पर आधारित होता है? बाइनरी डिजिट पर आधारित होता है। अब बोलिए बाइनरी डिजिट क्या है सर? 0 और 1 की भाषा में जो रहता है। जैसे अगर मैं ए नॉर्मल आपके लिए फॉर एप्पल वाला ए है, लेकिन ASI की दुनिया में, 80 की दुनिया में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की दुनिया में 01000010 ऐसा है। ए भी वो 0100, ये ऐसे नंबर होता है। समझ आई बात? ठीक है, नहीं पूछेगा बट ठीक बता दिए। तो मशीन लैंग्वेज समझता है कौन? कंप्यूटर। तो भैया उसको मशीनी लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए अलग अलग लैंग्वेज डिस्कवर कर लिए, हाई लेवल लैंग्वेज डिस्कवर कर लिए। तो अब उसको समझाना है। तो 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, ध्यान रखें। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। सबसे पहला असेंबलर, असेंबलर। दूसरा होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। और तीसरा होता है कंपाइलर। अब इसको समझने से पहले कंप्यूटर में लैंग्वेज मैं बताता हूं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, LLL HLL। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, LLL HLL, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कंप्यूटर की दुनिया में 2 प्रकार की होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल भी 2 प्रकार का होता है, ML मतलब मशीन लैंग्वेज, और दूसरा AL असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसको आप फुल फॉर्म में लिखना, जगह नहीं करके ऐसे लिख रहा हूँ। मशीन लैंग्वेज मतलब जो 0 और 1 की भाषा में हो। असेंबली लैंग्वेज जो निमोनिक कोड में हो, निमोनिक कोड, इसको ऐसे याद रखना। जैसे एडिशन को ऐड लिख दिए, डिवीजन को DIV लिख दिए। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है वो निमोनिक कोड पर आधारित होता है। पूछा जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज निमोनिक कोड पर आधारित होता है, क्या बताओगे? तो लैंग्वेज कंप्यूटर की दुनिया में 2 प्रकार का, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में भी 2 प्रकार का, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल में फिर कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, फिर वो लैंग्वेज के ही प्रकार है, बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिलेगा, फोर्ट्रॉन, कोबोल, वैसे। अब ध्यान रखना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। या मैं इसको बोल सकता हूं लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज ही है। इंटरप्रेटर का काम क्या रहता है? ये करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। लेकिन इस मशीन लैंग्वेज को मैं LLL लिख दूं, लो लेवल लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत क्या? अरे क्योंकि मशीन लैंग्वेज क्या है? एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज ही है। तो कभी ऐसे देगा तो कंफ्यूज मत होना, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर।
कंपाइलर भी सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज जाता है। तो सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर क्या हुआ? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके देता है और कंपाइलर एक साथ, कंपाइलर का नाम ही है कंपाइल करके इकट्ठा कर, समझ आएगा? लैंग्वेज दो टाइप का, लो लेवल हाई लेवल, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन टाइप का, असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पचर्रा पड़ गया उसको पूछते पूछते व्यापक में। असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर, असेंबलर असेंबली को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में, या मशीन लैंग्वेज की जगह एल बोल दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही काम करता है। डिफरेंस क्या हो गया? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एक साथ करता है। अब ये बताओ, अब ये लाइन लाइन कर, मान के चलो ऐसे 10 ठोक लाइन है एक पेज में, 10 ठोक लाइन है, स्पीड किसकी ज्यादा होगी? इंटरप्रेटर की, कंपाइलर की? कंपाइलर की। अरे एक साथ ट्रांसलेट कर दे रहा है तो स्पीड कंपाइलर की ज्यादा हुई, इंटरप्रेटर की कम हुई। लेकिन ध्यान रखना, एक्यूरेसी में देखा जाए, एक्यूरेसी समझते हो? हाँ, कितना सही है, कितना सटीक है, वो एक्यूरेसी इंटरप्रेटर का ज्यादा होगा, कंपाइलर का कम होगा। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर ऐसे देखा जाए ना तो गलती आसानी से पकड़ा जाएगा, लेकिन कंपाइलर एक साथ उठा के डाल दिए तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। स्पीड भले कंपाइलर का ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी किसका ज्यादा होता है? इंटरप्रेटर का। समझ आई बात? चौथा क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति की कंपनी के डेटा को अनधिकृत पहुंच को किस नाम से जाना जाता है? फिशिंग, स्नूपिंग, ईमेल बॉम्बिंग और ईमेल स्नैपिंग। ये देखो कुछ ऑप्शन ना खाली इंग्लिश में लिखे हैं, क्यों? अरे हिंदी में भी ऐसी वही लिखा रहता, फिशिंग स्नूपिंग, इसलिए इंग्लिश में, ठीक है? उसके लिए फिर लड़ाई झगड़ा मत करना। फिशिंग, स्नूपिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल स्पेलिंग स्पैमिंग, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। फिशिंग हो गया, स्नूपिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, स्फूलिंग हो गया, वो इतना कंफ्यूज करता है। आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे जो आ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट से फिशिंग, फर्स्ट से फेक ईमेल, अभी फिलहाल ये रखना, फर्स्ट से फिशिंग, फर्स्ट से फेक ईमेल। फिशिंग, ये फेक ईमेल आता है, आपको भी आता होगा फेक ईमेल। अब ईमेल मतलब एक संदेश है, जरूरी नहीं वो ईमेल के माध्यम से ही आए, आपके नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज। बता रहा हूँ, इतने मैसेजेस आए मेरे को, आप बन गए करोड़पति अरबपति, अगर वो सबका पैसा इकट्ठा करूँ तो अभी मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहूँ। इतने सारे एसएमएस आए, हर रोज वही आता है। वो क्या? फेक ईमेल। एक बार बस मैं गलती से लिंक क्लिक किया, जो जमा पूंजी है 2-2.5 साल का, सब खत्म एक बार में। ठीक है, कई लोग अच्छे अच्छे समझदार लोग फंसते इस खेल में। तो फेक ईमेल क्या कहलाता है? फिशिंग। फेक ईमेल भेजे, अब किस लिए फेक ईमेल भेजेगा बताओ? आपका एटीएम नंबर जानने के लिए, क्रेडिट कार्ड नंबर जानने के लिए, कोई भी आपकी खुफिया जानकारी जिससे आपको नुकसान पहुंचा जाए, उस सामने वाले को फायदा हो। तो फर्स्ट है फेक ईमेल, फर्स्ट है फिशिंग। स्नूपिंग, स्नूप स्नूपिंग का अर्थ होता है, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ताक झाक करना। जैसे आप छुप छुप कैसे लुका लुका देख रहे हो एक दूसरे, झाऊ करते नहीं, झाऊ, झाऊ इज इक्वल टू स्नूपिंग। तो ऐसे झांक झांक के देखना, ताक झाक करना, चोरी छुप के। बताक थोड़ी ताक झाक करोगे, झाका तो झाऊ करो तो ऐसा थोड़ी बोलो। तो स्नूपिंग मतलब होता है ताक झाक करना, ठीक है? अब ये बताओ, आपका कंप्यूटर में मैं बिना परमिशन के जाके कुचकने लग गया, कुछ जानकारी निकालने लग गया, तो वो क्या कहलाएगा? स्नूपिंग कहलाएगा ना। तो द अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑथराइज्ड मतलब आपको परमिशन मिला है, अनऑथराइज्ड मतलब नहीं मिला है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या कहलाता है? स्नूपिंग कहलाता है, ठीक है? ईमेल स्पैमिंग, स्पैमिंग बोला अनवांटेड एसएमएस, वैसे अनवांटेड ईमेल क्या हो जाएगा? ईमेल स्पैमिंग। बहुत सारे मैसेज भेजना, मेरे को प्लॉट बेचना है, मैं 100 लोगों को एक साथ मैसेज भेज दिया स्पैमर के माध्यम से, एक साथ 100 लोग, अरे कोई इंटरेस्ट दिखाएगा बोले, कोई फंसेगा घेर में। ईमेल स्पैमिंग। लेकिन अब एक ही जन को परेशान करना है मेरे को, और नहीं चाह रहे जमीन खरीदना, बोले ऐसी कर्ज में डूबा हूं, उसको जानबूझ के परेशान करना है। एक ही जन को बार बार वही ईमेल भेज रहा हूँ एक ही एड्रेस पे, वो कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। बॉम्बिंग, एक साथ एक जगह बहुत सारा बॉम्ब गिराना। ईमेल स्पेलिंग, स्पैमिंग सबको भेजना, ईमेल बॉम्बिंग एक ही जन को भेजना परेशान करने के लिए। समझ आई बात? निम्न में से कौन सा कार्य सीपीयू नहीं करता? बताओ तो क्या? ग्राफिकल डिस्प्ले पक्का? और कोई उम्मीदवार? कैसे पुष्पलता मैडम? ए चलो ठीक, ठीक है बताता हूं। देखो, नॉर्मली कंप्यूटर का क्या काम है, या कंप्यूटर के तहत आपको देखो इनपुट लेगा, इनपुट लेगा, इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट देगा, और जरूरत पड़े तो स्टोर करेगा, और उसको एक कंट्रोल कर, पांचवा ऑप्शन होता है कंट्रोल करना, मतलब सबको मैनेज करना। बट फिलहाल इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट,
ये 3 काम। इनपुट क्या क्या डालूंगा, इनपुट डेटा, और आउटपुट क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन। ये अनप्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस होने के बाद वो क्या कहला गया, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा डेटा इंफॉर्मेशन सूचना। अब ये इनपुट प्रोसेस होके क्या मिल जाता है, आउटपुट। डेटा प्रोसेस होके मुझे इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए, इनपुट में किसके माध्यम से डालूंगा, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। किसके डिवाइस माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। आउटपुट मुझे कैसे मिलेगा, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अब ये एक अपने आप में एक चैप्टर है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अपने आप में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बहुत बड़ा चैप्टर है। बट जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से मैं जानकारी डाला किसमें, कंप्यूटर में। जिस माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई चीज़ दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस हो गया, वो माध्यम क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से मैं दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, कीबोर्ड से कुछ निकल के आ रहा है क्या, नहीं, दे रहा हूँ, कुछ कैलकुलेट किया, और मॉनिटर में मुझे वो लिखा वो दिखा, तो भैया मॉनिटर मैं कुछ दे रहा हूँ कि उसका से हाथ डाल के, नहीं, वो मेरे को दिख रहा है, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। उस बीच में जो प्रोसेसिंग का काम करेगा वो कौन करता है, सीपीयू। कौन करता है प्रोसेसिंग का काम, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें, एक ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में 2 टर्म है, अरिथमेटिक और लॉजिक। अरिथमेटिक मतलब होता है मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड। जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है अरिथमेटिक पोर्शन करता है, जितना भी तर्क करने वाला पार्ट है वो कौन करता है, लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, अरे किसी चीज़ को सेव करना है तो कंप्यूटर में मेमोरी रहता है, हाँ रहता है। और तीसरा है कंट्रोल यूनिट, ये सब का कोऑर्डिनेट करने का काम, मैनेज करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये सीपीयू का बेसिक परफॉर्मेंस है। अभी देखो मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट ये भी कंट्रोल यूनिट कर देगा, मैनेजिंग मेमोरी ये सीपीयू का ही पार्ट है। ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन सीपीयू का पार्ट है। ये सब चीज़ सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ये देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस एक कंट्रोल यूनिट के काम हो गया, समझ लो, ये सबको मैनेज करना। मेमोरी वाला मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक कैलकुलेशन वाला ALU। तो ये क्या चीज़ है, ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट। ये कंप्यूटर सीपीयू का काम नहीं, ये मॉनिटर का काम है। ये जो दिख रहा है क्या है, मॉनिटर का काम है, ये सीपीयू थोड़ी ना कर रहा है। डिस्प्ले करने का काम सीपीयू का नहीं है, प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू का है, डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर का है। समझ आई बात। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ये वाला नहीं। ठीक बा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो द्वारा विन्यास जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए गए डेटाबेस को डैश कहा जाता है। क्या कहा था बताओ, ऑप्शन ए क्या होता है, रजिस्ट्री बताओ। हाँ, जमीन रजिस्ट्री कराए हो कभी, देखे हो, कुछ जमीन वमीन लिए हो गए, रजिस्ट्री पेपर होता है। और रजिस्ट्री पेपर होगा, देखना, एक 4-5-6 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट रहता है। बेचने वाले का नाम रहेगा, क्रेता विक्रेता का नाम रहेगा, डील रहेगा कि भैया मैं बेचने के बाद और दोबारा उस पर मुंह नहीं मारूंगा, चलो ठीक है, क्या खसरा नंबर है, क्या रकबा नंबर है, ऊपर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पूरे बाउंड्रीज रहते हैं। रजिस्ट्री में क्या हो गया, पूरा उसका जानकारी हो गया। ठीक है, उस जमीन के बारे में पूरी जानकारी हो गई। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री या इसी को ही विंडो रजिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडोज रजिस्ट्री। क्या होता है विंडो रजिस्ट्री, जो हम अभी नॉर्मल जमीन का रजिस्ट्री बताया जिसमें जमीन की जानकारी, विंडोज रजिस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी वर्जन है, सभी को इंस्टॉल कैसे करना है, क्या वर्जन है, क्या डेटा है, ये सारी की सारी जानकारी किस में रहती है, विंडो रजिस्ट्री में रहती है। समझ आ रही बात। जैसे आप नॉर्मल रजिस्ट्री कराएं, जमीन का रजिस्ट्री का डिटेल है, जमीन का पूरा डिटेल है, वैसे ही विंडोज रजिस्ट्री में क्या, विंडोज के जितने भी वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, बहुत सारा आता है नहीं, विंडो 10 हो गया, 7, 10, 20, 50 ऐसा नहीं, तो सबका इंस्टॉलेशन का डिटेल, कन्फिगरेशन का डिटेल, सेटिंग्स का डिटेल कौन रखता है, रजिस्ट्री रखता है। समझ आई बात। ठीक, रिकॉर्ड क्या होता है अभी बताया, क्या होता है, ये भी एक डेटा हो गया, नहीं वो रिकॉर्ड डेटाबेस वाले में पूछ रहे हैं, रोज वाला। ठीक है, हालांकि हमारा आंसर रजिस्ट्री है, बट इस टर्म्स को भी समझाते चल रहा हूँ। ये कैश ऐसा वाला कैश है, कैश समझाता हूँ फिर कुकी समझाऊंगा। देखो कंप्यूटर में जब मेमोरी पढ़ाऊंगा ना, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। जैसे आपके लिए आपकी प्राइमरी मेमोरी ये जो खोपड़े के अंदर है वो है, प्रोसेसिंग का काम यही होता है, तो जिसमें प्रोसेसिंग का काम हो रहा है वो प्राइमरी मेमोरी। फिर जो और सहायता के लिए, अब जैसे कुछ चीज़, कितने लोगों का नंबर मुँह जुबानी याद कर लोगे, जो जो खास है, 1-2 लोग खास है, 4-5 खास है तो अलग बात है, फिर रहे तो बाकी फिर इसमें करोगे मोबाइल में। ये क्या हो गया आपके लिए, सेकेंडरी मेमोरी। तो जिसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी, और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, ऑक्सिलरी के लिए चाहिए तो क्या, सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी, मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी प्राथमिक और द्वितीयक
सेकेंडरी, इसके और बहुत सारे नाम हैं, मेमोरी वाले चैप्टर में कवर करेंगे या आगे किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है, अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। RRR करके मूवी देखे नहीं, तो 4 ठोक 3 ठोक आर है, रैम, रोम और रजिस्टर, और जो चौथा है वो है कैश। कैश क्लियर करो बोलते हैं ना, एक तो मोबाइल में आता है कैश क्लियर, तो कैश भी क्या है, मेमोरी है, मदरबोर्ड में जुड़े रहता है। एमसी करके याद करना, कैश मेमोरी मदरबोर्ड के पास रहता है, सीपीयू में रहेगा, सारे के सारे उसी में रहते हैं, मदरबोर्ड में जुड़े रहता है। कैश कैश मेमोरी है, बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होता है, स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी तेज होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। कैश समझ गया क्या, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होती। कुकी, कुकी क्या है मालूम क्या, कुकी बता दो मेरे को कोई, कुकी, हाँ गूगल में रहता है, वेबसाइट ओपन करते सही, जब बात वेबसाइट ओपन करते ना, कुकी वाला एक टर्म दिखेगा, ये एक ना, ये एक शॉर्ट फाइल हो गया, बोलो शॉर्ट स्टोरेज यूनिट हो गया, या छोटा मोटा फाइल हो गया जो किसी डेटा को स्टोर करके रखता है। कौन करके रखता है, कोई वेब ब्राउजर बोल लो, है ना, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर या कोई भी वेबसाइट कुकी का प्रयोग करती है, क्यों, छोटे मोटे डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे मैं बेस्ट उदाहरण देता हूँ आपको, ऐसे एग्जांपल दूंगा समझ आ जाएगा। मान के चलो मैं एक अमेजॉन ऐप ओपन किया, अमेजॉन ऐप ओपन किया, ठीक है, अब उसमें मेरे को कोई सामान सेलेक्ट करना है, ठीक है, अमेजॉन तो देखते होंगे, खरीदते कुछ नहीं है, लेकिन देखते थे कितना सारा दिन भर ऐसी जूता कपड़ा सब चीज़ देख लिए, लिपस्टिक विस्टिक सब देख लिए मिले। अब ऐड कर लिए, मेरे को अभी नहीं खरीदना है, बाद में खरीदना है, 4-5 ठो को ऐड कर लिया, तो ये यहाँ पे कार्ट वाला ऑप्शन है, कार्ट में दिखाता है कि नहीं दिखाता, ये एप्लीकेशन को मैं पूरा ये हटा दिया, क्लोज कर दिया, अभी भी कार्ट में दिखाया कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, क्यों दिखा रहा है, कुकीज़ के वजह से। तो कोई भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस किए, 4-5 जगह देखे, यार मेरे को कौन सी कार खरीदनी है, ये वो डेटा स्टोर हो जाता है, ताकि आपको भी लाभ मिल सके और वेबसाइट वाले को भी। तो वो छोटे मोटे फाइल, छोटे मोटे डेटा क्या कहलाते हैं, कुकीज़ कहलाते हैं। अब उसका भी अपना एक प्रकार है, कुकीज़ के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। जैसे एक होता है सेशन कुकी, मतलब आप ये वेब ब्राउज़र ओपन किया मैं गूगल क्रोम में, अगर इसमें कोई भी चीज़ ढूंढा, जब तक वेब ब्राउज़र ओपन है तब तक वो रहेगा, जब तक मेरा सेशन ओपन है तब तक वो रहेगा। जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र को हटा दिया, सेशन क्लोज हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया, कुकी भी एक्सपायर हो गया, कुकी भी हट गया, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन जैसे अमेजोन में कार्ट में डेटा डेटा रहता है, मैं गूगल क्रोम को हटा भी दूँ, सब चीज़ हटा दूँ, लेकिन फिर भी वो सेव रहेगा, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट कुकी। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट मतलब लगातार, परसिस्टेंट मतलब लगातार, मतलब वो रहेगा ही जब तक आप अलग से उसको डिलीट नहीं करें, ठीक है, समझ आई बात। तो कुकी 4 प्रकार का होता है। पहला क्या बताया, सेशन कुकी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में ऐसे आ गया, सेशन कुकी। दूसरा परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कुकी। तीसरा और चौथा याद रखना, कभी भूले भट के इतना डिटेल में पूछ दे तो। तीसरा चौथा, एक होता है फर्स्ट पार्टी कुकी और एक होता है थर्ड पार्टी कुकी। फर्स्ट पार्टी कुकी, मान के चलो मैं अमेजोन में ही जा रहा हूँ, amazon.com में ही जा रहा हूँ, और जो डेटा को सेव करने का काम कौन कर रहा है, खुद अमेजन कर रहा है, तो वो फर्स्ट पार्टी कुकी हो गई। लेकिन अमेजन में जा रहा हूँ, डेटा सेव करने का काम कोई दूसरा कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टी कुकी। बस इतना ही जानना, और कुछ। 4 प्रकार के कुकी भी बता दिया। कुकी क्या है, छोटा मोटा डेटा स्टोरेज यूनिट है, समझ लो, ठीक है, छोटा मोटा फाइल। क्लियर। 7वां, देखो भैया, ईमेल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ईमेल कभी किसी भूले भट के ईमेल भेजे होगे, ये मोबाइल भी कंप्यूटर है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर मतलब डब्बा वाला लैपटॉप वाला ही कंप्यूटर हो गया, मोबाइल में भी सब सारे कंप्यूटर की फैसिलिटी आपको दे दिए गए। अब ये देखो, मैं ईमेल खोला, यहाँ पे एक आता है ऑप्शन कंपोज का, ये पेन वाला ऑप्शन है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक पेन का ऑप्शन है, ये क्या हो गया, कंपोज। कंपोज ये दबाया, अब दबाने के बाद देखो, ये पूरा फॉर्मेट को देख लेना, काम आता है। सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, फ्रॉम, ये ऑटोमेटिक फिल्ड रहेगा, अगर आप ईमेल से लॉगिन किए होगे ना, तो ऑटोमेटिक ये ऑटो फिल रहेगा, पहले से फिल रहेगा, फ्रॉम yogensahu10@gmail.com। उसके बाद ये जो 2 आ रहा है, ये किसका एड्रेस हो गया, जिसको आप मैसेज भेजना चाह रहे हो, ठीक है,
जैसे भेजा योगेश साहू 10 की जगह योगेश साहू 20@gmail.com भेजना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कौन सा फील्ड खाली हो सकता है। सब्जेक्ट का फील्ड खाली हो सकता है, फ्रॉम का फील्ड खाली नहीं हो सकता। अरे कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा हो, तुम रहना चाहिए क्या, किसको भेज रहा हूँ कि अन्य जो पढ़ ले, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो टू वाला फील्ड भी खाली नहीं हो सकता। कंपोज ईमेल ये भी खाली रहेगा, क्या भेजना चाह रहे हो, फिर भेजी क्यों रहे जब खाली भेजना है तो। नहीं, फीलिंग्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, ऐसा थोड़ी ना। क्या खाली रह सकता है, सब्जेक्ट का फील्ड खाली रह सकता है। आप बिना सब्जेक्ट के किसी को मैसेज भेजोगे ना तो उसमें नो सब्जेक्ट लिखा आएगा, ऐसा देखना, नो सब्जेक्ट करके ब्रैकेट में लिखा रहता है। और चाहता हूं कि आप मैसेज को समझ जाओ इसमें लिखा क्या है। मान के चलो लिखा हूं मैं रिक्रूटमेंट संबंधी है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि भैया किस बारे में ये मैसेज है। तो सब्जेक्ट का फील्ड खाली हो सकता है, तो लाइन से सारे फील्ड समझ आए, टू सब्जेक्ट कंपोज ईमेल, है ना। अब पूरा मैसेज डालने के बाद ना यहाँ पे एक सीसी और बीसीसी का ऑप्शन आता है। सीसी और बीसीसी का, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दोनों में क्या अंतर है बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एक जन को मैसेज भेजा और चाह रहा हूँ सेम टू सेम मैसेज इनको भी फॉरवर्ड हो जाए, इनको भी, इनको भी, इनको भी। मैं बोल रहा हूँ कल क्लास नहीं रहेगी, इनको भेजा, इनका ईमेल आईडी डाला, लेकिन 4-5 लोग और आ रहे हैं तो सबको डाल दिया। तो उस केस में क्या यूज करूंगा मैं, सीसी कार्बन कॉपी, ये फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज। सेम टू सेम प्रोसेस ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर मैं प्राइमरी मैसेज भेजाऊं ए को और सेकेंडरी में बी सी डी ई सबको भेजाऊं, तो ए वाले को मालूम नहीं चलेगा कि ये मैसेज बी को भी गया है, बी वाले को मालूम नहीं चलेगा कि बाकी लोगों को, या सी को मालूम नहीं चलेगा बाकी को, सबको लगेगा कि ये मेरे लिए ही है। ऐसा होता है, गलत फहमी नहीं समझे, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीसी बीसीसी। ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी कार्बन कॉपी और फील्ड ऑफ ईमेल हेडर। ठीक बा, कितना डेटा भेज सकते हो भैया, 25 MB। ठीक है, ध्यान रखना, एक ईमेल आपका 25 MB हो सकता है। जैसे नॉर्मल व्हाट्सअप अगर हम भेज देते हैं वैसे नहीं जाता, बहुत सारा फोटो सेलेक्ट कर लो नहीं जाएगा। ठीक है, 25 MB से कम होना चाहिए। क्या क्या भेज सकते हो, सब भेज सकते हो, भेज के देखना एक बार, पीडीएफ फाइल, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, सब चीज़, लेकिन 25 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को भेज सकते हो वो भी एक था, आंसर याद नहीं आ रहा है। सीसी कार्बन कॉपी कितने लोगों को कर सकते हो, किसी और वीडियो में बताया हुआ हूँ, क्या उतना कभी जरूरत नहीं पड़ा भेजने का। और एक ठो कैसे पिन वाला, पेपर पिन, पेपर पिन का डायग्राम रहता है, देखियो, इसको बोलते हैं अटैचमेंट। किस चीज़ की आकृति है, तो पेपर पिन, याद रखना, अटैचमेंट। इसको दबाओगे ना तो आप मैसेज के साथ कोई फोटो भेजना चाह रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो भेजना चाह रहे हो, कोई ऑडियो भेजना चाह रहे हो, तो वो अटैच होके चले जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखना है। ईमेल में डिलीवरी रिपोर्ट आपको मालूम चलता है क्या, जीमेल ईमेल में नहीं चलता। ठीक है, जीमेल में डिलीवरी रिपोर्ट नॉर्मल मैसेज में दिखा देगा, डिलीवर्ड, सेंड, रीड, ये सब दिखाता है, लेकिन इसमें नहीं दिखाता ईमेल में। 8वां क्वेश्चन की जानकारी आप ही बताएंगे, बताओ। अब भी पढ़ाया था, बाइट जैसा कुछ भी नहीं है, बाइट पढ़ाया गया नहीं, नहीं तो फिर बीट बाइट MB GB वो मेमोरी थोड़ी ना पढ़ा था, डेटाबेस पढ़ा था। तो डेटाबेस की दुनिया में बताओ, बाइट नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है, उसके बाद बताओ ना जी। अभी बी ना, फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डेटाबेस है तो बताया ही था, और उसके पहले बताया था जरूरत पड़े तो बीट और करेक्टर। अब बीट ऑप्शन में है ही नहीं, करेक्टर फील्ड रिकॉर्ड कैसे बोला, स्मॉलर टू लार्जर, डेटा व्यवस्थित करने का लाइन से बताया। क्वेश्चन दिखने में हार्ड जरूर लगेंगे, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। यकीन मानो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बार बार वही रिपीटेड वाला नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। कितना पढ़ लोगे वो भी काफी रहेगा। किसी ब्राउजर को उपयोग करके वेब पेज का पता लगाने के लिए आपको ब्राउजर के एड्रेस या लोकेशन के बारे में क्या टाइप करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये कहाँ डलता है, एड्रेस बार में। फिर वो अभी कंप्यूटर नहीं है तो यही दिखा रहा हूँ खोल खोल के, जैसे गूगल क्रोम खोला, ये देखो सर्च और टाइप यूआरएल, ये जो डालने को बोल रहे हैं ना, यूआरएल, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आपका सबका घर का एड्रेस अलग अलग है, किसी भी घर का एड्रेस दूसरे घर है ही नहीं। ठीक है, मेरे घर का एड्रेस में आप दूसरे घर नहीं पहुंच सकते, वैसे यूआरएल भी क्या है, वेबसाइट के एड्रेस होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ डाला जाता है पूछा है तो एड्रेस बार में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया क्या, डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? चलो लास्ट 10वां क्वेश्चन है आज के सेशन का, आखिरी क्वेश्चन। मैं बहुत सारे एंटीवायरस की आपको लिस्ट बताता हूँ और साथ में याद भी करा देता हूँ। जैसे एंटीवायरस को शॉर्ट फॉर्म में एवी बोलते नहीं, तो एवी एवी से 3 ठोक एवी याद कर लेना। क्या क्या याद करोगे? अवस्ट, अवीरा, अवस्ट, अवीरा, एवीजी, ये तीनों क्या है? एंटीवायरस है। लेकिन एवी से एक ठोक अवंट ब्राउजर मिलेगा। अवंट, अवंट एंटीवायरस नहीं है, वेब ब्राउजर है अवंट। अवस्ट है, अवंट नहीं है, समझे? अवस्ट है, अवस्ट, अवीरा, एवीजी, ये एंटीवायरस है। और देखो एंटीवायरस को याद करने का तरीका, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो एंटीवायरस को याद कैसे किया? देखो वायरस से जो बचाव करे एंटीवायरस। तो जो भी शब्द बचाव करने वाले रहेंगे ना, सब क्या होंगे? एंटीवायरस। जैसे एक ठोक है नेट प्रोटेक्टर, एनपीएवी, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ये कॉमनली यूज होने वाले हैं। अब लैपटॉप कंप्यूटर लिए होगे तो 3-4 ठोक कॉमन यूज किए होगे, कभी एनपीएवी, कभी क्विक हिल, यही सब फेमस ज़्यादा चलते हैं ना, नॉर्टन, ये सब चलता है। एनपीएवी नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, और नाम में ही नेट प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट कर रहा है, एंटीवायरस। क्विक हिल, हील करना मतलब समझते हो, ठीक कर देना, भैया एंटीवायरस बताया। जो भी शब्द ठीक करने बचाने से संबंधित रहेगा वो क्या रहेंगे? क्विक हिल हो गया। ट्रेंड माइक्रो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, तो वायरस टाइप का हो गया, ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस हो गया, ऐसा ट्रेंड माइक्रो। सीमेंटिक, मान के चलो ऐसी झोपड़ी है आपका, झोपड़ी में रह रहे वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा कि सीमेंट वाले घर में रहोगे वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा? सीमेंट में। नहीं तो आप भी उड़ रहे हो, झोपड़ी भी उड़ रहा है, ऐसा है, सीमेंट में नहीं उड़ोगे, ठीक है। तो सीमेंट भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुरक्षा प्रदान किया मतलब क्या हो गया? एंटीवायरस। बिट डिफेंडर, नाम में ही डिफेंड है भैया, डिफेंडर, बिट डिफेंडर। पांडा, जैसे कुत्ते तो लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं नहीं, डॉग सिक्योरिटी, वैसी पांडा मतलब आप, अगर मैं किसी को बॉडीगार्ड रखना चाह रहा हूँ कि नहीं भैया मेरे बहुत दुश्मन हो गए, कोई भी कहीं मिला तो छोड़ देगा ऐसे बोल के, तो एक तो बॉडीगार्ड रखूँ तो पतला दुबला रखूंगा कि नहीं, पांडा जैसे रखूंगा। तो क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। तो पांडा क्या है? एंटीवायरस है। कैस्पर स्काई, स्काई से याद आता है, स्काई जब भी पढ़े ना तो बचपन में पढ़ाते थे, ओजोन लेयर वाला, सूर्य की हानिकारक किरणें को प्रवेश करने से कौन रोकती है? आकाश रोकती है, आसमान रोकती है, ओजोन लेयर रखती है, ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो स्काई है, इन्वायरमेंट है करके आप जीवित हो नहीं, जल भून के राख हो जाओगे 1 सेकंड में, स्काई नहीं रहेगा तो कैस्पर स्काई ये भी प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब क्या हो गया आपका? एंटीवायरस। और कुछ बचा? ई सेट और एफ सिक्यूज। ई सेट, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी काहे कर रहे हो, सेट हो जाओ, फिर दूसरे सेट करो, ऐसा। तो ई सेट क्या हो गया? सेट हो गया मतलब बढ़िया सिक्योर हो गया, ठीक है। तो सिक्योर हो गया मतलब ये एंटीवायरस। और एफ सिक्यूज, नाम में ही सिक्योरिटी वाला है। ये सारे के सारे आपके एंटीवायरस हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।